मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का ही टॉपिक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे फ्री पार्टिकल के बारे में। तो फ्री पार्टिकल क्या थे कि जिसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए या फिर रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए उसका सॉल्यूशन वगैरह देखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो पार्टिकल होगा वह किसी एक वन डायमेंशनल बॉक्स में ही होगा। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब क्या होता है? सपोज दैट जैसे ये कोई बॉक्स है, तो इधर के इस आउटसाइड एरिया को, इसको हम लोग फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, और ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। ये तीन रीजन है इस बॉक्स का, और जहां पर इसकी जो लेंथ होगी वो कैपिटल एल है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। इट मीन्स इसकी इस बॉक्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल एल है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो पार्टिकल होगा वह इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ही है। मतलब देखिए, तीन डायमेंशन होती है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर हम लोग केवल एक्स डायरेक्शन वाला ही केवल चूज करें। इसका मतलब जो पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स के अंदर कितनी है, वो मतलब जो भी पार्टिकल पाया जाएगा वह इस बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा। इससे आउटसाइड मतलब बाहर, ना इस साइड ना इस साइड यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। जो भी पाया जाएगा पार्टिकल वह इस बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए केवल वन डायमेंशनल की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वह इसी बॉक्स के अंदर ही रहेगा, और इस बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल एल। तो और यहाँ पर और इसका जो पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा फ्री पार्टिकल होगा, फ्री पार्टिकल के लिए हमने बात किया है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है। तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर V की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। जैसे कि हम लोग लास्ट में बात किए थे, जैसे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या थी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। तो क्योंकि फ्री पार्टिकल के लिए बात हुई है, फ्री पार्टिकल में क्या होता है कि जो V की जो वैल्यू होती है, V पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर है वो कितनी होती है? जीरो होगी। इसका मतलब अब देखिए जो पार्टिकल होगा सेकंड रीजन में ही पाया जाएगा, और इसका जो मूवमेंट होगा, जो भी पार्टिकल, जो फ्री पार्टिकल है, ये जो मूव करेगा वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। इट मींस उसकी जो डायरेक्शन होगी मूव करने की वो या तो इधर होगी या ऐसे ऐसे होगी, मतलब इस टाइप में, ऐसे ऐसे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल एक्स डायरेक्शन ही ले रहे हैं। मतलब देखिए ये होती है एक्स वाई जेड, तो केवल एक ही डायरेक्शन के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर केवल एक्स डायरेक्शन है, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो ये जो मूवमेंट होगा इसका, यह हॉरिजॉन्टली होगा पार्टिकल का। अब देखिए जो पार्टिकल है वो पाया जाएगा इस बॉक्स के अंदर ही। मतलब ये जो बाउंड्री वॉल है, ये जो वॉल x बराबर 0 से x बराबर l के लिए दिया गया है, इससे बाहर पार्टिकल की पाने जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब यहाँ पर पाए जाने की संभावना जीरो है। तो जब कोई पार्टिकल, यदि यहाँ पर मान लीजिए ये जो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन, इन दोनों ही रीजन में पार्टिकल की पाए जाने की जो संभावना है वो कितनी है? जीरो है। क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि जो पार्टिकल होगा वह इस बॉक्स के अंदर ही है। तो यहाँ पर थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन दोनों की केस में देखें तो पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो होगी। जब पार्टिकल नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब वहां पर कोई भी मैटर वेव जनरेट नहीं होगी। जब मैटर वेव जनरेट नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा? जो हमको वेव फंक्शन साई जो मिलेगा वो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मतलब पार्टिकल पाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वेव फंक्शन हमको साई की जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो मिलेगी, और इस रीजन में भी साई बराबर जीरो ही मिलेगा। और यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल होगा वो जीरो ना होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मतलब हमको
एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दी जाती है पार्टिकल को, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वह इंफिनिटी होगा दोनों ही रीजन में, मतलब फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन, इन दोनों ही रीजन में पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी होगी। और सेकंड रीजन जो कि हमको मेन फोकस इसी सेकंड रीजन पर ही करना है, यहाँ पर जो पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पार्टिकल इसी बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा, कहीं ना कहीं होगा। और इसकी हम लोग बात करेंगे इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो यह एक इसमें मतलब जो एनर्जी निकलेगी यह एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी होगी। जैसे अगर आप क्लासिकली देखें तो जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होती है, कुछ ना कुछ जरूरी पाई जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो हमको एनर्जी मिलेगी वह एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ई की जो वैल्यू मिलेगी, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एप्सिलॉन नॉट मान रहे हैं, फिर 4 एप्सिलॉन नॉट 9 एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस टाइप में हमको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू भी हम देखेंगे क्या होगी, ऐसा केवल एक तरीके से अज्यूम कर लिया गया है। लेकिन क्लासिकली ऐसा नहीं होता है। क्लासिकली अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे तो जो ई की जो वैल्यू होगी किसी भी पार्टिकल की वो 0 से इंफिनिटी के बीच में रन करती है, मतलब उसी के बीच में होगी। और एक चीज और देखिए, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोल रहे हैं आप एनर्जी को कैलकुलेट करिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यदि आपका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक करी है। इसलिए कह सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं हो सकती है। यदि आप क्लासिकली बात करें, जैसे सपोज दैट कोई एक पार्टिकल है या कुछ भी आप समझ सकते हैं, वो रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम लोग क्लासिकली देखें, क्लासिकली अगर आप देखेंगे कोई भी एक पार्टिकल है, देखिए दो टाइप की एनर्जी होती है क्लासिकल में देखें, एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv², और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या होता है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि कहा जाए कोई एक पार्टिकल है या कह सकते हैं कोई लकड़ी है, वो रेस्ट पोजीशन पर है, जब रेस्ट में है तो इसका मतलब v की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक, और उसकी जो हाइट है वो भी 0 है, मतलब 0 हाइट पर रखी गई है, और उसकी जो मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है। तो दोनों ही केस में देखें तो हमको E की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि V = 0 होने की वजह से जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी तो पाई नहीं जाएगी। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि हाइट उसकी 0 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। इस केस में हमको जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो 0 मिलेगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि उस पार्टिकल की जो मतलब एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो 0 नहीं होगी। क्योंकि अगर सपोज दैट लकड़ी या कुछ भी ले लें, अगर आप उसको जलाएंगे, मान लीजिए उसके अंदर आपने आग लगा दिया, तो वहां से कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो आप अगर क्लासिकली देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कह सकते हैं कि एनर्जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। बाकी क्लासिकली तो हो सकता है, तो अभी उस पर हमको फोकस नहीं करना है। इसमें देखना जो पार्टिकल है वो एक 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर में है, जो कि अभी थ्योरेटिकली हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब जो एक बॉक्स है उसकी लेंथ L है, और इसी बॉक्स के अंदर में कोई पार्टिकल है, कोई फ्री पार्टिकल है, उस मतलब जो भी पार्टिकल पाया जाएगा वो इसे बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा। और यहाँ पर फिर कोई ना कोई मैटर वेव जरूर ही जनरेट होगी, तो यहाँ पर हमको जो साइज जो वेव फंक्शन मिलेगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमको कोई ना कोई जरूर वेव फंक्शन मिलेगा। बाकी फर्स्ट और थर्ड रीजन में हमने देखा क्योंकि कोई भी पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ पर पाए जाने की जो संभावना होगी वो 0 है, मतलब कोई मैटर वेव जनरेट नहीं होगी, तो यहाँ पर वेव फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, दोनों ही केस फर्स्ट और थर्ड रीजन। तो यदि आप इस चीज को अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होगा कि
अगर आप पोटेंशियल को देखें तो जो V जो होगी, जो V है पोटेंशियल एनर्जी V, इसको देखें तो क्या है, जीरो कब है, जब x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन L होगा, ठीक। और इनफाइनाइट कब होगा, अदरवाइज केस में। अदरवाइज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो x है वह मतलब जो x होगा वह लेस देन जीरो हो जाए और ग्रेटर देन L हो जाए। तो ग्रेटर देन L या तो इस कंडीशन के लिए, तो इन दोनों में ही देखा जाए तो जो हमको जो पोटेंशियल जो मिलेगा वो इनफाइनाइट होगा। तो कह सकते हैं यदि x मतलब इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो ये जीरो से लेस देन हो जाएगा। इस केस में हम लोग पहुंच जाएंगे इस फर्स्ट रीजन में, यहाँ पर हमको पोटेंशियल इनफाइनाइट मिलेगा। और यदि ग्रेटर देन L में चले जा रहे हैं तो यहाँ पर आ जा रहा है थर्ड रीजन में, तो यहाँ पर भी हमको पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी। तो मैथमेटिकली हम लोग इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमको जो मेन फोकस जो करना है वो इस कंडीशन को लेकर करना है, जो x इज कह सकते हैं x इज लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन L है। तो इस केस के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो पहले एक बार इसके लिए देख लेते हैं इस इनफाइनाइट वाला केस के लिए। तो उसके लिए जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी। तो यदि इसको अगर हम लोग अब एक साइड में बना लेते हैं, यहाँ पर कह सकते जो V जो है वो क्या है, यहाँ जीरो है, ये x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन L एंड ये इनफाइनाइट हो, ये अदरवाइज केस के लिए। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो क्या होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या आती है, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ठीक। इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये इसको ये हो जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू जीरो। यदि आप इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इस चीज को अगर आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस क्या किया गया है इसको इधर उधर क्यों कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनफाइनाइट के केस के लिए बात करें, इसका मतलब v की जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो कितनी लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, ठीक। तो इस चीज को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस, सॉरी यहाँ पर ये इन्फिनिटी होगा और साई इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन तभी होल्ड होगी जब साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होगी। दिस कंडीशन when satisfied, जब साई की वैल्यू जीरो होगी तभी जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब साई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल हमको मिला वो कितना मिला है, इनफाइनाइट है। तो ये तो हो गई उसके लिए। अगर हम लोग दूसरी कंडीशन जो पहली जो कंडीशन है इसके लिए अगर बात करें, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है। तो उसके लिए अगर बात करें तो सेम यही क्वेश्चन रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो v की जगह अब क्या रखना होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो पार्टिकल है वह एक ही वन डायमेंशनल बॉक्स में है और वन डायमेंशनल बॉक्स में जो v की जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। तो उस केस के लिए क्या होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस
e माइनस 0 हो जाएगा इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, अब हमको पोटेंशियल 0 लेके चलना है, ना कि इन्फिनिटी। ये वाला केस तो हो गया। तो इसमें जो वेव फंक्शन मिलेगा, अभी जैसा कि इसके लिए बात कर रहे थे, जब पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो वहां पर हमको वेव फंक्शन कितना मिला, 0 मिला। अब बात करनी है जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी तब क्या मिलेगा। इस इक्वेशन का जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख दीजिए, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इतने वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और ये जो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा हम लोग उसको लिखते हैं, क्योंकि इसके हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसके डायरेक्ट रिजल्ट को ही ले लेते हैं। तो इसलिए हमको मतलब इस प्रूफ के अंदर ये नहीं दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इस डायरेक्ट केवल रिजल्ट लेना है। कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है यह क्या है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन and the solution of above equation इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। एक काम करिए, इसको हम लोग इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड है। तो इस इक्वेशन सेकंड का जो सॉल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि साई इक्वल टू हमको मिलेगा, साई इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये जो इक्वेशन सेकंड है इसका सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, साई इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ए और बी क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो ए और बी जो है ये एक कांस्टेंट है, और इसी की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। तो इसके ऊपर हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे ए और बी की जो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो अल्फा बराबर है, वेयर अल्फा बराबर हो जाएगा √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। जो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पर अज्यूम करी है वो कितनी है, √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इस चीज को याद रखना है। और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, where a and b is constant। यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है, और हमको फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, to
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या होगी, सबसे पहले देखें वन डायमेंशनल बॉक्स में हमने देखा था, देखिए उस चीज को एक बार फिर से बना लेते हैं। ये बॉक्स था, यहाँ पर v की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यहाँ पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। जो पार्टिकल होगा वो इस बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा। इसको हम लोग सेकंड रीजन माने थे, ये फर्स्ट रीजन है, ये थर्ड रीजन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो पहली जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या होगी, यदि x इक्वल टू 0 पर जो वेव फंक्शन साई है वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड है। तो और दूसरा जो बाउंड्री कंडीशन होगी x इक्वल टू l पर साई की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पर ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ ये जो वॉल वाला है, यहाँ पर तो पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। जब यहाँ पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल होगा वो मतलब इस बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा, ना कि इसके बाहर या ये जो वॉल है इसके ऊपर तो पाया नहीं जाएगा। मतलब 0 और l इन दोनों के बीच में ही पाया जाएगा। तो x बराबर 0 पर यहाँ पर पार्टिकल तो पाया नहीं जाएगा, इसका मतलब हमको जो वेव फंक्शन मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। और दूसरा अगर x बराबर l के लिए बात करें, यहाँ पर भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, वह पाया कहाँ जाएगा, वो उसके इसके जस्ट इधर ही पाया जाएगा, इस बॉक्स के अंदर ही, मतलब 0 और l के बीच में ही पाया जाएगा। तो वहां पर जो वेव फंक्शन मिलेगा, यदि x बराबर l पर देखें तो वहां पर भी वेव फंक्शन हमको साई की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। तो अगर हम लोग पहली अगर बाउंड्री कंडीशन, ये जो पहली बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड के लिए, तो a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू, इन्हीं दोनों को कैलकुलेट करना है। अप्लाइंग यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अगर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमको जो इक्वेशन 3 है ये क्या किसमें रिड्यूस हो जाएगी, देखिए साई की जो वैल्यू है कितनी है, 0 है। तो 0 बराबर a साइन अल्फा, x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 हो जाएगा, प्लस b कॉस अल्फा इंटू 0। तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 प्लस ये b हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ b हो जाएगा। तो b बराबर हमको क्या मिला, 0, b बराबर 0 मिल गया। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, अब सेकेंड में बात करें तो यहाँ पर भी जो वेव फंक्शन मिला है वो 0 ही है, और a साइन अल्फा x की जगह पर क्या रखेंगे, l रखेंगे, प्लस यहाँ पर b cos अल्फा x था, क्योंकि b की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी वो कितनी है, 0 है। तो 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वो 0 ही देगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, a साइन अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर a जो होगा a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स साइन अल्फा l बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचना है कि जो साइन अल्फा l बराबर ये 0 है, अगर आपको पता होगा कि जो साइन पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 ही होती है।
मतलब कह सकते हैं अल्फा एल बराबर क्या होगा एन पाई। आप एन की वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 4। तो उस केस में हमको जो वैल्यू जो मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो अल्फा एल बराबर होगा एन पाई, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अल्फा एल बराबर क्या मिलेगा एन पाई। और अब क्या करना है कि जो अल्फा बराबर हमने फाइंड आउट किया था √2me/h², ये वैल्यू क्या करनी है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग फिर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में हमको मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करें कि अल्फा की वैल्यू, अब यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा एन पाई अपॉन एन हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन पाई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन दिया है अल्फा बराबर क्या है √2me/h², यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2me अपॉन h² इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h² अपॉन 2m एल स्क्वायर। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, जहां पर n बराबर क्या होगा 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ये होगा। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको एनर्जी मिलेगा पाई स्क्वायर h² अपॉन 2m एल स्क्वायर। 2 रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। मतलब जो हमको वैल्यू मिल रही है e की जो वैल्यू मिलेगी वह एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिल रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता है h× जो यहाँ पर है ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h× बराबर क्या होता है, h× बराबर होता है h/2 पाई। यदि यह वैल्यू रख दे तो ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये इक्वेशन मान लीजिए 5 है, तो इक्वेशन 5 किस में रिड्यूस हो जाएगी, e बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h× स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा h² अपॉन ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m एल स्क्वायर। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर h² अपॉन 8m एल स्क्वायर ये हमको मिल जाएगी। जहां पर h बराबर क्या है, यह प्लांक कांस्टेंट है। और हमने ये तो हो गई इसकी एनर्जी, जो हमको जो पार्टिकल है, जो वन डायमेंशनल बॉक्स में जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी वो इस फॉर्म में मिलेगी, या इसको मान लीजिए या यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगे ये हो जाएगा। और हमने जो इक्वेशन जो थी क्या थी, साई इक्वल टू, हमने अभी क्या निकाला था, जो श्रोडिंगर में इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था a sin अल्फा x था प्लस b cos अल्फा x। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि b की वैल्यू जो वो कितनी आई थी 0 आई थी, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो साई बराबर क्या मिलेगा a sin अल्फा x, और अल्फा एल बराबर कितना आया था, अल्फा एल बराबर आया था n पाई, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई एल। तो साई इक्वल टू हो जाएगा a साइन अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा n पाई बाई एल इंटू एक्स। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर a जो है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर अगर ये जो a है इसकी जो वैल्यू अगर आएगी वो आती है √2/n, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा इस जो भी पार्टिकल है उसकी कितनी एनर्जी होगी और उसका जो वेव फंक्शन होगा वो
यही होगा, तो उसकी एनर्जी एक क्या मिलेगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। और बाकी हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे ये जो ए की वैल्यू कैसे √2/L आएगी, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।